नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस विषय को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस विषय को जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतवर्ष की सरकारों को सब कुछ पता होने के बाद भी इस तरह से भारतवर्ष में ये सब चल क्या रहा है। मैं आज आपको सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूँ, जिस सच्चाई को जान करके आपके होश उड़ जाएंगे, जिस सच्चाई को जान करके आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ऐसी एक भयावह सच्चाई का सामना कराने जा रहा हूँ। आप ये जानेंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एनसीआईडी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो भारतवर्ष की जानी मानी एजेंसी है, उस एजेंसी ने 10 भ्रष्ट विभागों की सूची जारी की है। आप जरा सोचिएगा, उन 10 भ्रष्ट विभागों में सबसे बड़ा विभाग, भ्रष्टता की चरम सीमा पर चढ़ा हुआ, सबसे ऊपर रहने वाला विभाग वो विभाग है जो इस देश की आंतरिक सुरक्षा को संभाले हुए है। आप जरा सोचिए, देश की आंतरिक सुरक्षा उस विभाग के हाथों में है और वो विभाग इतना बड़ा करप्ट, जिससे इस भारतवर्ष को सिर्फ विदेशियों ने नहीं लूटा है कि विदेशी आए लूट के चले गए। इस भारतवर्ष के उस विभाग ने इस भारत के लोगों को आज तक लूटा है और वही लूट बरकरार चलती चली जा रही है। आखिरकार ये लूट कब तक चलेगी? नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सर्वे के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में जो सबसे पहले नंबर पर विभाग है, उस विभाग का नाम सुन करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और उस विभाग का नाम है पुलिस विभाग। आप जरा सोचिए, जो वर्दी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को, इस देश के अंदर होने वाली गलत चीजों को, इस देश के अंदर आपराधिक मामलों को, इस देश के अंदर गुंडागर्दी को खत्म करने का दम भरती है, वो वर्दी भ्रष्टता की सूची में नंबर 1 पर है। उस वर्दी को नंबर 1 की सूची पर रहते हुए शर्म नहीं आ रही। उस वर्दी को नंबर 1 भ्रष्टता की लिस्ट में सबसे ऊपर रहने में फक्र महसूस हो रहा है। ये सूची सिर्फ आज या कल या परसों में नहीं आई, ये सूची हर साल दर साल आती चली जा रही है, फिर भी कोई इस विषय को सोचने वाला नहीं है। आखिरकार इस तरह की भ्रष्टता, इस महकमे में आपराधिक मामलों की बढ़ती वृद्धि कहां ले जाएगी और क्यों ये सब चल रहा है? उसका सिर्फ एक कारण है, जो लिस्ट एनसीआईडी ने जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के अनुसार जो भ्रष्टता का मापदंड पुलिस विभाग के लिए पेश किया है, जो नंबर 1 की गद्दी पर बैठा हुआ है, उन सब का कारण सिर्फ ये है। क्योंकि जब वर्दी ही भ्रष्ट होगी तो फिर भ्रष्टता के पैमाने को रोकने वाला कौन होगा? इसी कड़ी में मैं आज आपको एक सच्चाई से और रूबरू कराऊंगा। क्यों कि जब हम विदेशों के विदेशी गुलाम थे, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय इस गुलामी को ओढ़ते ओढ़ते इस पुलिस विभाग का गठन अंग्रेजों ने क्यों किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुलिस विभाग का गठन सिर्फ इसलिए किया गया कि भारतवर्ष में कर वसूलने की प्रथा को आगे बढ़ाया जाए और ये पुलिस विभाग दमनकारी नीति से वो कर वसूल करके उन अंग्रेजों के खजाने को भरती रहे। जहां पर भी हमें जरूरत पड़े वहां हम दमनकारी नीति से उन लोगों को दबा करके उनके घरों पर, उनके खेतों पर, उनके आशियाने पर कब्जा कर लें और वो जमीन जायदाद
आलीशान घर, जो कुछ भी है वो अंग्रेजों के हैंड ओवर हो जाए। आप जरा सोचिए, जो दमनकारी नीति और जो आंदोलनकारियों को दबाने के लिए, जो कर वसूलने के लिए इन पुलिस विभाग के थानों की और पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी, वही काम आज तक भारतवर्ष में होता चला जा रहा है। तो क्यों ना हो, क्योंकि उसको बदलने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इस तरह की ये जो चीजें भारतवर्ष के अंदर भ्रष्टता के मापदंड पर सबसे ऊपर आंतरिक सुरक्षा को संभालने वाली वर्दी बैठी हुई है, ये जानकर आपको बहुत बड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। शर्म को भी शर्म आती है, लेकिन इस वर्दी को पहनने वाले लोगों को आज तक शर्म नहीं आई। क्यों कि इस वर्दी में रहने वाला आम इंसान जब वर्दी पहन के धाड़ कर लेता है तो उस वर्दी का रौब वो दिखाते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और उसी रौब का मैं आपके सामने एक नमूना पेश करने जा रहा हूं, और वो नमूना है आपके कानपुर का एक दरोगा। उस दरोगा ने एसआई उपनिरीक्षक के पद से भर्ती ज्वाइन होकर के इस पुलिस विभाग में आज तक 500 करोड़ की कम से कम संपत्ति अर्जित की है। आप जरा सोचिएगा, एक दरोगा से भर्ती होने वाला व्यक्ति 500 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर सकता है, तो आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, पीपीएस बनकर बैठे हुए लोग अपने इस नौकरी के सर्विस काल में कितनी संपत्ति अर्जित करते होंगे। इस देश को लूटने वाले लोग आपके बीच में हैं। इस देश में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार को, उस अपराध को बढ़ाने वाले लोग आपकी सुरक्षा के नाम पर आपको लूट रहे। उस दरोगा ने, जिसका नाम था ऋषिकांत शुक्ला, कानपुर में पोस्टिंग पाई और 10 साल तक उसने वो नौकरी की। आप सोचिएगा, इस तरह से उस व्यक्ति ने अपने जीवन में 500 करोड़ का पैसा अर्जित किया, अवैध तरीके से अर्जित किया, भ्रष्टाचार से अर्जित किया, गुंडे माफियाओं का साथ देकर के अर्जित किया, तस्करों का साथ देकर के अर्जित किया। क्योंकि ईमानदारी से तो यदि पैसा उसकी सैलरी का जोड़ा जाए तो उसके पूरे जीवन काल का, जब से भर्ती हुआ तब से 3.5 करोड़ रुपए के आसपास उसकी सैलरी बनती है। दरोगा से लेके उपनिरीक्षकों से लेके डीएसपी, डीवाईएसपी, डिप्टी एसपी बनने तक की उसकी जो सैलरी है वो 3.5 करोड़ के आसपास बन करके तैयार होती है। लेकिन उसने कमाई कितनी? 500 करोड़। कितना गुना, आप हिसाब लगाइए। उसकी संपत्ति के बारे में जब धीरे धीरे चीजें ओपन हुई, और ओपन भी ऐसे ही नहीं हुई, ओपन भी होने के लिए बड़ा एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम के जरिए ये सारी की सारी चीजें सामने आई। और वो सिस्टम था जिसमें सबसे पहला वकील जो उसका साथी है, जिसके नाम ये संपत्तियां निकल के आई हैं कि ये संपत्तियां ऋषिकांत शुक्ला के साथी लंगोटी यार देवेंद्र दुबे की हैं, जिसमें 12 दुबे डीएसपी का लंगोटी यार है, उसने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम होने से इनकार कर दिया। ये जो देवेंद्र दुबे है ये वकील है, और इस वकील ने जो एसआईटी द्वारा जांच करके जिन 12 संपत्तियों को ऋषिकांत शुक्ला की बताया गया, उन 12 संपत्तियां देवेंद्र दुबे के नाम पर थी। और वो नाम देवेंद्र दुबे ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं है। आप जरा सोचिए, जब देवेंद्र दुबे इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी से मुकर रहा है और स्वयं को डीएसपी का लंगोटिया यार बता रहा है, तो कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। और वो भी एक वकील, वकालत करने वाला व्यक्ति, कुछ खिचड़ी पक रही थी। उसमें भी एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें देवेंद्र के जरिए 12 दुकानों की संपत्ति, वो भी कानपुर के सबसे महंगे पॉश इलाके में आर्यनगर के अंदर
खरीदी गई। आप जरा सोचिएगा, इन्हीं की कीमत 12 दुकानों की कीमत 100 करोड़ रुपया है। 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती है, और ये 100 करोड़ रुपए जो 12 दुकानें खरीद करके वहां पे लगाई गई या अपनी संपत्ति उसके देवेंद्र के नाम की गई, वो कितनी बड़ी बात है। ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। इस चरम सीमा को रोकने के लिए हमारी सरकारों को वो कदम उठाने होंगे जिन कदमों के जरिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को ना को चने चबाए जा सके। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर जैसे ही इन आरोपों को जैसे ही इन पर लागू किया जाता है, ये आरोप जैसे ही इन पर सिद्ध होते हैं, तुरंत ऐसे लोगों को जेल में डाल करके उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को उन संपत्तियों से बाहर निकाल के खदेड़ देना चाहिए। क्योंकि केवल एक व्यक्ति को सजा मिली जिसने इतना पैसा अपने परिवार के नाम इकट्ठा किया, अपने नातेदार रिश्तेदारों के नाम इकट्ठा किया है, तो उस पैसे को इकट्ठा करने वाला अकेला वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि पाप और अधर्म की कमाई, अन्याय अत्याचार से उस पैसे को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने उस परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, सारे के सारे लोगों को ले जा करके और अपनी संपत्ति में से उन्हें जोड़ता चला जा रहा है। और कोई भी नातेदार, रिश्तेदार उस संपत्ति को अपने नाम होने से मना नहीं कर रहा है, उस अधर्म में वो साथ देते चले जा रहे हैं। तो उस अधर्म को रोकने के लिए हमें सख्त सख्त कदम उठाते हुए पूरे के पूरे परिवार और रिश्तेदार, नातेदार को उन संपत्तियों से वंचित करके देश भारतवर्ष की नागरिकता ऐसे लोगों से छीन करके छोड़ देना चाहिए। तब इस भ्रष्टाचार को भारतवर्ष से खत्म किया जा सकता है। यदि हम ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं तो इस भ्रष्टाचार को अंग्रेज छोड़ के हमें 1947 के गए हैं। क्या आज तक कर वसूली बंद हुई? क्या आज तक फिरौतियां बंद हुई? क्या आज तक दूसरे के खेत जमीन पर कब्जा होना बंद हुआ? क्या किसी भी व्यक्ति का मर्डर होना बंद हुआ? अपराध दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, ये इस तंत्र में बैठे हुए, पुलिस विभाग के तंत्र में बैठा हुआ भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है। यदि इस भ्रष्ट तंत्र को हमें इस तरह से हमें सजा देनी होगी जिससे वो नजीर बने, और हम ज्यादा नहीं किसी को देने की जरूरत पड़ेगी। आज मैं फिर आपको बता रहा हूं, केवल कुछ गिने चुने उंगलियों पर नाम गिने जाएंगे, तब तक वर्दी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 1 2 3 होने तक वर्दी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कोई घूस के नाम पर एक पैसा लेने में भी इतना डरेगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। लेकिन हमें ये सब लागू करना होगा, हमारी सरकारों को ये सब सोचना होगा, तभी हम जाकर के भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। इस भ्रष्टाचार के खात्मे से अपराध, अन्याय, जितनी भर चीजें भारतवर्ष के अंदर हो रही हैं, जब एक वर्दी वाला किसी आम नागरिक के साथ इस तरह का कृत्य करता है, तो आप जरा सोचिए, वो आम नागरिक क्या सदा अपने देश के हित में सोचेगा? वो आम नागरिक क्या जीवन भर पुलिस के या सरकार जैसा कह रही है वैसा बढ़िया काम करता चला जाएगा? नहीं। क्योंकि जब एक आम नागरिक परेशान होता है तो वो परेशान होकर के हथियार उठाता है और गुंडागर्दी और आपराधिक रास्तों पर चलना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी चीजों को, अपराध को भी पैदा करने वाला ये भ्रष्ट तंत्र है। ये भ्रष्ट तंत्र जब तक बदलेगा नहीं, ये भ्रष्ट तंत्र जब तक सुधरेगा नहीं, तब तक हम अपराध पर भी नकेल नहीं कर सकते। और इस भ्रष्ट तंत्र को रोकने के लिए सबसे बड़ा और सबसे सुगम हथियार यही है कि केवल उस व्यक्ति पर ही कार्रवाई न की जाए जो भ्रष्टाचारी है, उससे रिलेटिव जितने भर उसके बाप, बेटे, भाई, बहन, रिश्तेदार, नामा, फूफा, मामा जो भी हैं, जिन जिन के नाम जितनी भर संपत्ति जा रही है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस देश में ऐसा होने के बाद ही भ्रष्टाचार अपने आप भाग जाएगा। ईमानदारी और
सदाचारी से लोग रहना पसंद करना शुरू कर देंगे। वर्दी वाले अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करने का काम शुरू कर देंगे, क्योंकि इस देश में, इस दुनिया को चलाने वाला है कोई जो बैठा हुआ है। उसी तरह से एक क्षेत्र को थाने के रूप में उस क्षेत्र को चलाने वाले भी लोग होते हैं। यदि वो लोग अपनी जगह सही काम करने लगे, वर्दी अपनी जगह सही काम करने लगे, लोग उनकी पूजा करेंगे। अपराध उस क्षेत्र से खत्म हो जाएगा तो लोग ऑटोमेटिकली सुखी जीवन जिएंगे, और जब सुखी जीवन जिएंगे तो पुलिस आती जयकार हो। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे कानून के जानने वाले लोग और हमारी सरकारें इस तरह का कानून बना करके पारित करें। इससे आगे मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं शिकायतकर्ता मनोहर शुक्ला। शिकायतकर्ता मनोहर शुक्ला हैं जिन्होंने शिकायत की। क्यों शिकायत की? इन्होंने, मनोहर शुक्ला जी ने और इनके साथ डीएसपी के चाचा ने एक जमीन खरीदी। ये 3 लोगों ने मिलकर के जमीन खरीदी थी। उस जमीन को खरीद करके 4 से 10 साल पड़े हो गए। वहां का सर्किल रेट बढ़ता चला गया, वो जमीन की कीमत करोड़ों में पहुंची। यानी कि 7 करोड़ रुपया देने का शेयर इनके हिस्से में, मनोहर शुक्ला के हिस्से में आया। जिस समय उस जमीन को बेचने की इन तीनों ने बातचीत की, जब बातचीत हुई और ऋषिकांत शुक्ला के जो चाचा थे उन्होंने ये सारी चीजें मनोहर शुक्ला के सामने रखी। मनोहर शुक्ला के जब सामने ये सारी चीजें रखी गई, और जो तीसरा व्यक्ति था, तीनों व्यक्ति मिले। तीनों व्यक्तियों ने अपनी संपत्ति जो इकट्ठा की थी, जो खरीदी थी, उसको बेचने का प्रस्ताव रख करके उस संपत्ति को बेच दिया गया। और मनोहर शुक्ला जी से 10 लाख रुपए मनोहर शुक्ला को दे करके ट्रेजरी पे जाकर के या तहसील में जाकर के जिसके नाम वो जमीन करनी थी, वो जमीन उसके नाम करा दी। केवल 10 लाख रुपए उनको दे करके, जबकि हिस्से में उनके 7 करोड़ आने की बातें सामने आ रही हैं मीडिया के अंदर। जब ये चीजें हुई तो जैसे ही वहां से उसके चाचा जी ने, डीएसपी के चाचा जी ने ये कहा था कि यहाँ से जैसे ही निकलेंगे हम आपको बाहर निकलते ही पैसा दे देंगे, जो भी बचा हुआ आप पहले साइन वाइन कर लीजिए। तो वो साइन वाइन कर देते हैं। उस पर साइन वाइन करने के बाद रजिस्ट्रेशन उस दूसरे व्यक्ति के नाम हो जाता है, और उसके नाम होने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, मनोहर शुक्ला जी चाचा जी से कहते हैं, चाचा जी पैसे दीजिए, कहाँ है? तो चाचा जी कहते हैं चलिए आप डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला जी के साथ गाड़ी में बैठ करके उनके घर चले जाइए, वहां से पैसे ले आइए। आप जरा सोचिएगा, डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला कितना बड़ा इन्वॉल्वेशन इन प्लाट और जमीन, अवैध कब्जे और इन चीजों में लिप्त था। तो डीएसपी के साथ बैठ करके जब वो घर पहुंचते, घर जाकर के चाय पानी होती है। चाय पानी होने के बाद डीएसपी बोलता है चलिए मेरे साथ गाड़ी में बैठ करके चलते हैं, आपको पैसा देते हैं। अपनी गाड़ी में बैठाता है और एक इंस्पेक्टर जो उस समय छुट्टी पर चल रहा था, उस इंस्पेक्टर को बुला करके, किसी थाने का था वहां का, उस थाने से उस इंस्पेक्टर छुट्टी वाले को बुला करके अपने साथ बिठा करके ये गाड़ी में लेके उन्हें चले जाते। जब गंगा बैराज कानपुर का पार कर देते हैं, सुनसान सी जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर पहुंचने के बाद गाड़ी खड़ी करते हैं और गाड़ी खड़ी किनारे लगा करके मनोहर शुक्ला जी को एनकाउंटर करने की धमकी दी जाती। आप फिर से सोचिए, मनोहर शुक्ला को न तो पैसे मिले, जमीन भी उनके हाथ से साइन करा के ले ली गई और 10 लाख रुपए दिए गए। इस बात 7 करोड़ की थी, वो 7 करोड़ कहाँ है अभी तक पता नहीं उनका। उनका एनकाउंटर करने के लिए उन्हें सिटी से बाहर ले जाया। कितनी बड़ी बात है। और उस व्यक्ति का एनकाउंटर करने के लिए और उस व्यक्ति को जीप से बाहर निकाल करके, एनकाउंटर अपनी गन निकाल करके डीएसपी साहब कहते हैं कि आप या तो उस जमीन को छोड़ दो या मैं आपका एनकाउंटर कर दूं। आप सोचिए, उस व्यक्ति ने एनकाउंटर करने के नाम पर उस व्यक्ति को सामने खड़ा करके जब किसी की तरफ पिस्टल तान दी गई, किसी की तरफ बंदूक अपनी
राइफल जो भी उसके पास होगी वो जब टांग दी गई तो उस व्यक्ति के अंदर कितना भय पैदा हुआ होगा, और उस भय को वो समेटने के बाद इन लोगों से किस तरह बच करके वहां से वापस आया हो। केवल यही नहीं है कि एक डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ही ऐसा कर रहा है। उस डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के कितने बड़े हाथ पैर जोड़ने के बाद, और जो इंस्पेक्टर था उसके हाथ पैर जोड़ने के बाद, कितनी मिन्नतें करने के बाद मनोहर शुक्ला अपने आप को जिंदा वहां से सफल वापस लेके आए होंगे। कितनी बड़ी मिन्नतें की होंगी, कितनी बड़ी भीख मांगी गई होगी। वो जो 10 लाख रुपए थे वो भी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने उनसे उसी समय छीन ली। यहां तक की बातें आप जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति के हिस्से में 7 करोड़ रुपया आना था, उस व्यक्ति के हाथ आज खाली, और एनकाउंटर की धमकी देकर के उसे डराया धमकाया जा रहा है, और वो गिड़गिड़ा करके वहां से अपनी जान बचा करके जैसे तैसे वहां से निकल के आया। वो मनोहर शुक्ला अपनी जान बचा करके वहां से निकल आते हैं, और ये सारी चीजें धीरे धीरे सीपी कमिश्नर से मिलकर के, कमिश्नर से अपनी बातें रख करके, कमिश्नर और उन सारे लोगों के बीच में बैठ करके एसआईटी से संपर्क करके एसआईटी के सामने अपनी सारी सच्चाई को रखते हैं। और एसआईटी जब जांच करती है तो एसआईटी के जो नोटिस मिलते हैं, नोटिस मिलने के बाद भी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला उन नोटिसों का जवाब नहीं देते। जब एसआईटी को इन नोटिसों का जवाब नहीं मिलता तो एसआईटी सीधे रिपोर्ट शासन को भेज देती है, और योगी सरकार जो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तुरंत ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ जांच बिठाती है और ऋषिकांत शुक्ला को शासनादेश जारी करके सस्पेंड करने के आदेश देती है। आप जरा सोचिए, यदि वो मनोहर शुक्ला नाम का व्यक्ति इस तरह से काम नहीं करता, अपनी जान उस समय नहीं बचा पाता, तो क्या कभी ऋषिकांत शुक्ला की हिस्ट्री खुल पाती कि ऋषिकांत शुक्ला वर्दी की आड़ में कितना बड़ा क्रिमिनल और अपराधी बनकर के घूम रहा है, जो आम लोगों का एनकाउंटर करने की जो धमकी दे सकता है, वो कितने आम लोगों को, आम जनमानस को, कितनों को धमका करके ये सारे काम कानपुर के अंदर कर रहा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आप जानोगे कि जिस तरह से एक और वकील है जिनका नाम है अखिलेश दुबे, जो लीगल एडवाइजर है, इस लीगल एडवाइजर के कार्यकलापों को कबूलने वाले भी मीडिया के सामने ऋषिकांत शुक्ला है, जिन्होंने अखिलेश दुबे को लीगल एडवाइस बताया। और वो उनका ये कहना है कि वो एडवाइस लेने के लिए अखिलेश दुबे जी से मिला करते थे। आप जरा सोचिए, अखिलेश दुबे जी से लीगल एडवाइस लेने के लिए मिला करते थे, जो आज जेल में है। अखिलेश दुबे आपराधिक मामलों में जेल में है। जमीन पर कब्जा करना, फिरौती करना, लोगों को धमकाना, मारना, गुंडागर्दी करना, ऐसे लोग लीगल एडवाइजर एक डीएसपी के थे। आज जो जेल में है और जेल में बंद होने के बाद अभी तक डीएसपी पर थोड़ा बहुत कार्रवाइयां अब शासन द्वारा शुरू की गई हैं। अब ये कितनी आगे तक बढ़ेंगी, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार पाया जाएगा, इस भ्रष्टाचार की तह तक क्या शासन पहुंचेगा। हमारी जांच रिपोर्ट वहां तक विजिलेंस को जांच सौंप दी गई है, विजिलेंस जांच कर रही है। विजिलेंस क्या इस भ्रष्टाचार की तह तक जाएगी? जो 100 करोड़ की तो 12 दुकानें हैं, और 500 करोड़ तक का और पता नहीं, उसी जिले में नहीं, कानपुर में, कानपुर से लगे उन्नाव, लखनऊ, अन्य सारे जिले और अन्य राज्यों में भी उसकी संपत्तियां बताई जा रही हैं। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी संपत्ति अवैध तरीके से उसने इकट्ठा की। इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। इस तरह से वर्दी पहन करके एक लीगल वे में आपराधिक मामलों को बढ़ावा देकर के अपने लिए संपत्ति इकट्ठा की,
और इसमें एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि जो लीगल एडवाइजर हैं और मनोहर शुक्ला जी ने लीगल एडवाइजर और ऋषिकांत शुक्ला की 35 कंपनियां होने का दावा किया है जो उनके बेटे के नाम से चल रही हैं। 35 कंपनियां, और ये 35 कंपनियां ही नहीं, आप एक चीज और सबसे बड़ा सोचिएगा कि 250 करोड़ के लग्जरी रिसोर्ट में, कानपुर का सबसे महंगा लग्जरी रिसोर्ट 250 करोड़ रुपए का है बना हुआ, जिसके अंदर है, उसके अंदर ऋषिकांत शुक्ला जी के बेटे की शादी की गई। और इस शादी में उस कानपुर के विधायक, सांसद, नेतागण, जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे लोग उसके बेटे की शादी में शामिल हुए, जिसकी तह तक जाना बहुत ही जरूरी है। अभी तक किसी पक्ष विपक्ष का कोई इस पर वक्तव्य नहीं आया है और ना ही आएगा, और आना भी चाहिए, लेकिन कोई देगा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के साथ जिन जिन लोगों की साठगांठ है वो उजागर होंगे नहीं होंगे, कैसे उजागर होंगे, कैसे नहीं होंगे। जो 250 करोड़ के